अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स जी। आज का हमारा चैप्टर है 12 और आप कहेंगे एकदम से 7 चैप्टर के बाद जो है 12 चैप्टर। तो यस 12 चैप्टर ठीक है। हमने अभी एक बड़ा चैप्टर किया है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। उसके बाद अब हम जनाब चैप्टर नंबर 12 पे इस वजह से पहुँचे हैं कि देखें सब्सटेंटिव प्रोसीजर बेसिकली तो आपको बार बार बताते रहते हैं। एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होते हैं ठीक है, और फिर कौन से वाले इंटरनल कंट्रोल यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और फिर उसके बाद कौन से वाले सब्सटेंटिव प्रोसीजर। हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर करें तो प्रिंसिपली तो हमें 8वां चैप्टर यानी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना चाहिए या 9वां चैप्टर करना चाहिए कौन से वाला इंटरनल कंट्रोल, या इसके बाद 10वां चैप्टर जो इंटरनल कंट्रोल में ऑडिट यूज़ होता है सॉरी आईटी यूज़ होता है वो करना चाहिए, या हमें 11वां करना चाहिए वो कौन से वाला है कोई मेरे ख्याल में डायरेक्ट कन्फर्मेशन ठीक है। तो उसकी बजाय हम 12वां चैप्टर कर रहे हैं, छोटा सा चैप्टर एक दिन में हो जाएगा। तो अब वाले आने वाले कुछ दिनों में हमारा ज़्यादा जोर जो है वो पास पेपर पे होंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर के पास पेपर्स पे। लेकिन हम तब तक हम छोटे छोटे चैप्टर कर लेते हैं ताकि आप इसको एक दो दफ़ा भी पढ़ेंगे तो ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन यस पेपर में भी पूछा गया है। तो पहले मैं तो आपको ये वाली बात क्या मैंने क्लियर करवा दी है कि हम चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 और फिर चैप्टर नंबर 9 और उसके बाद 10 और 11 क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही सब्सटेंटिव प्रोसीजर से मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वहाँ तैयार करने वाला अच्छा खासा प्रोसीजर है। तो मैं आपको इस तरह से नहीं पढ़ना चाहता, मैं अभी कहना चाहता हूँ कि आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर के जो है वो पास पेपर की प्रैक्टिस करें जैसे मैंने आपको जो है आपके ग्रुप में बताया है। अब जब तक सब्सटेंटिव प्रोसीजर यानी चैप्टर 12 पे पहुंच जाए तो हमने देखा जो है उसने 17 से लेकर 22 तक बिल्कुल नहीं पूछा। तो जो है स्प्रिंग 22 में लोग भूल गए कि ये चैप्टर भी कोई चीज़ का नाम होता है, फिर एकदम से उसने 5 मार्क्स का पूछ लिया। फिर अगली दफ़ा नहीं पूछा तो फिर उसने 6 नंबर का पूछ लिया, फिर नहीं पूछा, फिर 4 नंबर का पूछ लिया। लेकिन ये 5, 6 और 4 मार्क्स ठीक है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर खुदा न खास्ता आप अगर 48 पे 47 पे 46 पे फेल हूँ तो ये वाले ऐसे मार्क्स होते हैं जो आपको जो है पास करवा देते हैं। और पहले भी वो 4 और 4 का पूछ चुका है, इसका मतलब इसमें से पूछ सकते हैं। और पिछली दफ़ा ये देखें पूछा फिर नहीं पूछा, फिर पूछा फिर नहीं पूछा, फिर पूछा फिर नहीं पूछा। तो अब हम कह सकते हैं कि शायद इस दफ़ा इस अटैम्प्ट में जो कि ऑटम अटैम्प्ट होगी इसकी 25 की, तो यस वो पूछ सकता है, लिहाजा जो है एक बईद नहीं है। तो एक तो ये एनालिसिस है, दूसरा नीचे लिखा हुआ है कि इसमें से क्वेश्चन इतना कोई इंपॉर्टेंट या कोई केस स्टडी बेस नहीं आता जो है, लेकिन फिर भी एनालिटिकल प्रोसीजर हम क्यों पढ़ रहे हैं भाईजान, हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़े ठीक है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में बहुत सारे प्रोसीजर वो करते हैं। एक तो है डायरेक्ट कन्फर्मेशन, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, इसका अलग से चैप्टर है और इससे पिछला चैप्टर है 11 वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसी तरह से जो है एनालिटिकल प्रोसीजर इसका चैप्टर है। इसी तरह से कुछ और एरियाज हैं जैसे रिव्यू, उसका भी अलग से चैप्टर है। बहुत सारे चैप्टर इस तरह से चैप्टर हैं। तो उनमें से हम एनालिटिकल प्रोसीजर यानी कि हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर या जो भी ऑडिट प्रोसीजर हैं उनमें से एक प्रोसीजर को पढ़ने लगे, एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर की जब बात करते हैं तो यस एक तो कंपैरिजन है और दूसरा प्लाजिबल रिलेशनशिप, ये एनालिटिकल प्रोसीजर है। ये दो चीज़ करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और प्लाजिबल रिलेशनशिप निस्बतन आसान है और इससे एविडेंस बहुत जल्दी मिल जाती है बाकियों को डिटेल से। जैसे डायरेक्ट कन्फर्मेशन है, भाई भेज दी अब वेट कर रहे हैं कब आएगी डायरेक्ट कन्फर्मेशन, लेकिन इस सूरत में ऐसा नहीं है। बस प्रोसीजर उसी तरह परफॉर्म किया और जो है कोई उनके दरमियान प्लाजिबल रिलेशनशिप अगर निकलता है तो ठीक है ठीक है। और इसमें प्लाजिबल रिलेशनशिप कंपैरिजन ये दो होते हैं। और फिर आखिरी बात है जो कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं डिफरेंस को। क्लियर हो गया, ये पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन वगैरह और उसके बाद हम पढ़ेंगे किन किन एरियाज पे जो है ये एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया जा सकता है। जैसे आपके पास नंबर ऑफ पर्सन मौजूद हो और आप मल्टीप्लाइड कर दें मंथली सैलरी तो आपके पास सैलरी निकल सकती है मल्टीप्लाइड बाय 12। तो यस इधर ये परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास सेल्स मौजूद है, आप मार्केटिंग एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं यानी एक प्लाजिबल रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। लेकिन सेल्स के साथ एडमिन एक्सपेंसेस का कोई जरूरत है, पहले तो हम ये पढ़ेंगे। फिर आप कहेंगे कौन सा डाटा है, अगर डाटा ले रहे हैं और उस पर
एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो उस डाटा को पहचानें, फिर जो रिजल्ट है उनको जज करें और आखिर पे अगर कोई डिफरेंस हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करें। और दरमियान में वो एक बात करता है जनाब कि किन किन एरियाज पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए जा सकते हैं और किन पे परफॉर्म नहीं किए जा सकते। बस ये हमारा टोटल चैप्टर है, 2-3 पेजेस का चैप्टर है। जैसे ये यहाँ से शुरू हुआ, दरमियान में कुछ एग्जाम्पल आ गई, ये एग्जाम्पल अगर निकाल दें तो आधा पेज है, फिर उसके बाद अगला पेज एक है पूरा, और उसके बाद जनाब ले जी हमारा जो है ये वाला चैप्टर है, लेकिन इसमें भी पास पेपर और एग्जाम्पल ज़्यादा हैं, और फिर ये आखिरी हमारा जो है यहाँ से चैप्टर जाके ख़त्म हो जाता है। कोई इतना इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ, कोई इतना लेंथी नहीं है, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं। आ जाए जनाब, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनालिटिकल प्रोसीजर है क्या, ले जी डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं। वो कहता है एनालिटिकल प्रोसीजर, डेफिनेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर आपको नजर आ रही होगी। एनालिटिकल प्रोसीजर मींस इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है उसको इवैल्यूएट करें बाय एनालाइज प्लॉजिबल रिलेशनशिप। आपके पास सेल्स मौजूद है और पिछले साल की, और आपके पास मार्केटिंग एक्सपेंस मौजूद है, आपने उनके दरमियान रेशियो निकाली और अगले साल आपके पास सेल्स आ गई, तो आप आराम से मार्केटिंग एक्सपेंसेस के करीब करीब की फिगर निकाल सकते हैं। विद अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन का दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ ताल्लुक, और फिर कौन से वाला नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे सेल्स का दूसरे जो एक्सपेंसेस हैं कौन से वाले, मार्केटिंग एक्सपेंस, इसके ताल्लुक दोनों फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, और एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे सेल्स का नंबर ऑफ पर्सन, जितने भी इंप्लाइज हैं, अब इंप्लाइज नॉन फार्मेशन उसके साथ, और कंपैरिजन। तो प्लॉजिबल रिलेशनशिप फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, एक इंफॉर्मेशन का, और कंपैरिजन। यस, हमें भी पता है प्लॉजिबल रिलेशनशिप और कंपैरिजन दो चीजें होती हैं। फिर उसके बाद आगे वो कहता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर जो है आल्सो इंक्लूड्स, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इफ एक्चुअल वैल्यूज आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड। आपने एक एक्सपेक्टेशन, प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन डेवलप की कि इतने होने चाहिए, और उसके बाद वो जो आया, आपकी फिगर आई 2 लाख रुपए और उधर फिगर आ रही है कुछ 17.5 लाख रुपए, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो इसको इन्वेस्टिगेट करना भी होता है, हमें पता है। अब वो जो है रिलेशनशिप, प्लॉजिबल रिलेशनशिप और कंपैरिजन की एग्जांपल देने लगा है, नेचर, एग्जांपल और टाइप्स ऑफ जो है एनालिटिकल प्रोसीजर। पहला कौन से वाला है, रिलेशनशिप एनालिसिस, इवैल्यूएटिंग द प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग करंट पीरियड जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, और कौन से वाली, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन का फिक्स एसेट के साथ, यस, फिक्स एसेट में परसेंटेज लिखा है, डेप्रिसिएशन आ गया, डेप्रिसिएशन के परसेंटेज डिवाइड करें, फिक्स एसेट आ जाए। फिर इंटरेस्ट कंपेयर टू लोन, लोन भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उससे आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। एक तो ये रिलेशनशिप फाइनेंशियल। पेरोल एक्सपेंसेस कंपेयर नंबर ऑफ इंप्लॉइज, नंबर ऑफ इंप्लॉइज जो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ओके। अब कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन इस महीने का पिछले महीने के साथ, इस साल का पिछले साल के साथ, एक इंफॉर्मेशन का दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ। चले, कंपेयरिंग द करंट ईयर एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट विद प्रायर पीरियड टू आइडेंटिफाई इन जो है अनयूजुअल चेंजेस इन करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए, पिछली देखिए, बहुत ज्यादा फर्क है भाई। पिछले दफा 100 मिलियन था, इस दफा कोई चीज 300 मिलियन हो गई। ये भी एनालिटिकल प्रोसीजर है, बट आप कंपैरिजन करें, इंडस्ट्री की एवरेज का कंपैरिजन कर रहे हैं। हम जो है वो क्या कर रहे हैं, 2% ले रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, इंडस्ट्री में 10% है, तो यार ये क्या बात हुई, ठीक है। अब वो कह रहा है, ठीक है, विद इंडिविजुअल एंटिटी और विद द इंडस्ट्री एज ए होल। बाटा का कंपैरिजन कर लें किसके साथ, सर्विस के साथ, या बाटा का कंपैरिजन कर रहे हैं ओवरऑल सर्विस, बोरजान, इन सब के साथ, ठीक है। कंपेयर पार्ट्स ऑफ द सेम एंटिटी, जैसे एक ब्रांच का दूसरी ब्रांच के साथ, लें जी सबवे की या KFC की एक ब्रांच की सेल दूसरी ब्रांच के साथ कंपेयर करने, एक जैसे इलाके, एक जैसे लोगों हैं, तो भाई अब सेल भी तो कंपेयर एक जैसी होनी चाहिए, तो ये भी कंपैरिजन हो सकता है। फिर बजट्स का हमारे एक्चुअल रिजल्ट, हम कहते हैं कि जनाब 3 साल बाद हमारे मुताबिक इसकी सेल इतनी होनी चाहिए, उनके बजट देखे तो उनकी सेल जो है वो डिफरेंट है, तो ये भी एक मतलब कंपैरिजन और प्लॉजिबल रिलेशन, ये हमें समझ आ गया। तो हमने एग्जांपल, हमने पहले डेफिनेशन पढ़ ली, और वो कहता है प्लॉजिबल रिलेशनशिप क्या होते हैं, हमने उनको पढ़ लिया। फिर कहते हैं कंपैरिजन, कंपैरिजन किसका किसके साथ होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं, मसला क्या है, कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होता है, भाई 3 जगह पे इस्तेमाल होता है। नंबर 1 एज ए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर यूज होती है।
दूसरा एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी रिस्क एनालिटिकल प्रोसीजर यूज होते हैं। हम चैप्टर पढ़ लें एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर होता है कंपैरिजन और प्लाजिबल रिलेशनशिप, ठीक है, कंपैरिजन प्लाजिबल रिलेशनशिप, कंपैरिजन प्लाजिबल रिलेशनशिप। लें जी, अब ये यूज कहां कहां पे होता है? तो नंबर 1 रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, वहां पे यूज होता है। दूसरा सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पर भी यूज होता है। हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला चैप्टर हमने पढ़ा है, बार बार हम जो है एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते थे। सैलरी में तो खास तौर पर इसका अलग से हेड था, और फिर आखिर पे जब एंड पे रिपोर्टिंग स्टेज पे, ठीक है, तो जो है रिपोर्टिंग स्टेज पे भी इसका हम इंतजार करते हैं। जैसे हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को कंपेयर करते हैं अभी जो रिपोर्ट आई है उसके साथ, जो अभी हमारे रिजल्ट्स आए हैं उनके साथ, ठीक है। तो यस, जब हम करते हैं कौन से वाले सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पर, तो उसका मैं तो कुछ नहीं बताता, उसमें तो हमने बार बार किया हुआ है। मिस स्टेटमेंट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमने बार बार किया हुआ है। जब करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर दो तरह के होते हैं, एक एंटिटी को अंडरस्टैंड करना और दूसरा होता है उसके इंटरनल कंट्रोल से रिस्क असेस करना, ठीक है, रिस्क असेस करना। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी और रिस्क। लें जी, 3 जगह पे एनालिटिकल प्रोसीजर यूज होते हैं, एज ए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फिर कौन से वाला एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर, और तीसरा कौन से वाला नियर द एंड ऑफ ऑडिट, ठीक है, जिसको फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर कहते हैं, रिपोर्टिंग स्टेज पे। जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के तौर पर हम यूज करते हैं उसको प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर भी प्रोसीजर कहते हैं, इसको सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, इसको फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर भी यूज। लेकिन जी, इसका मकसद क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, नंबर 1। दूसरा असेस द रिस्क, रिस्क कितना है ये असेस करने के लिए भी एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करते हैं। नहीं जी, ठीक है। आगे फिर कहते हैं ये डिटेक्ट द मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और इसमें क्या असिस्ट ऑडिटर इन फॉर्मिंग ओवरऑल, ये मैंने आपको बताया था ऑडिटर की जिंदगी का सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है रिपोर्ट साइन करना। रिपोर्ट साइन करने पहले उसको लगता है एंटिटी यार ओवरऑल मुझे नहीं मुझे लगता है इसमें कोई मसला है। अब जो हमारे पास ऑडिट एविडेंस है ये वो कहती है ये साफ है। अब दोनों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इस टाइम पे भी यूज करें। एनालिटिकल प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नीचे क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, आसान है। अब चलते हैं आगे, यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ठीक है। रिस्क असेसमेंट में कैसे यूज करेंगे वो तो बाद की बात है, आप देख लेंगे। अब वो कह रहा है हमारा LO2 है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर। मैं पानी पी लूं, गला खुश्क होता जाता है भाईजान। If the auditor decides to use analytical procedure as a substantive procedure, तो auditor shall perform following steps, step 1, step 2, फिर कौन से वाला step 3, step 4, आगे चलते हैं कोई step 5 भी है, ठीक है, नहीं। तो ये 4 प्रोसीजर आपने 4 स्टेप परफॉर्म करने हैं जब आप क्या करते हैं। सबसे पहले जब आप इसको एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज करते हैं, पहला स्टेप क्या है? देखें भाई, इस एरिया पे एनालिटिकल प्रोसीजर लग सकता है या नहीं। जैसे आप सैलरी, जैसे उस पर लग सकता है, ठीक है। इसी तरह से फिर जब ये कर लें तो कोई ना कोई आपके पास डाटा होगा, फाइनेंशियल नॉन इन्फॉर्मेशन, तो डाटा को भी चेक कर ले सही है या नहीं, ठीक है। कोडेड कौन से वाला डाटा अच्छा होता है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आप उससे एक्सपेक्टेशन डेवलप करें। डाटा को इस्तेमाल किया, मेरे मुताबिक सैलरी के एक्सपेंसेस जो है वो 12 लाख होना चाहिए। अब उसको चेक करें किसके साथ, जो है 12 लाख मेरे मुताबिक होना चाहिए। 12 लाख, दोबारा से मैं प्रोसीजर बताता हूं। नंबर 1, देखें इस एरिया पे, एरिया एजर्शन, ये आपको पता है। देखें इस एरिया या एजर्शन के लिए ये प्रोसीजर ठीक है या नहीं, सूटेबिलिटी पहला। दूसरा डाटा की रिलायबिलिटी। तीसरा एक्सपेक्टेशन डेवलप करें, इतनी होनी चाहिए। और चौथा आप ये देखें कि जनाब इतना अगर डिफरेंस आ जाए तो काबिल कबूल है। जैसे मैंने सैलरी निकाली, वो 12 लाख निकलता है साल का, 12 लाख 10,000 या 20,000 भी हो जाए तो खैर है, और 11 लाख 80,000 भी हो जाए खैर है। तो ये 4 प्रोसीजर, ठीक है। जी मैं आपको बताता हूँ कौन से। नंबर 1, डिटरमिन द सूटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर द गिवन असर्शन। ये एरिया जी असर्शन जो वेरीफाई करने जा रहा हूँ इसके लिए
जो है। अच्छा, यूजुअली क्या होती है, एक तो कंप्लीटनेस वेरीफाई हो जाती है और एक एक्यूरेसी होती है। ये दो हमने कहा था, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, ये दो असर्शन वेरीफाई होती है। लेकिन जी सबसे पहले क्या मुझे इस असर्शन के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए या नहीं, ये नंबर 1। नंबर 2, अब जो मैं डाटा फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करने लगता हूं, इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फॉर विच ऑडिटर एक्सपेक्टेशन जो है वो डेवलप करेगा। तो डाटे को कैसे रिलायबल करना है, देखना है अगर है या नहीं। फिर आगे चलते हैं, फिर प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन डेवलप करें। ठीक है, प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन क्या होता है, लें जी एसेट मल्टीप्लाइड बाई 10% डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास आ जाएगा इतनी डेप्रिसिएशन, उसमें से मैं लेस कर दूंगा जो हमने डिस्पोज ऑफ कर दिए, उसमें ऐड कर दूंगा उनकी डेप्रिसिएशन जो हमने इस दफा खरीदे, मेरे पास प्रिसाइज। और चौथा कौन से वाला, डिटरमिन द एक्सेप्टेबल डिफरेंस। अरे डिफरेंस होगा, आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक एक चीज को जोड़ जोड़ के यहां तक पहुंचे, तो डिफरेंस तो आ सकता है, एक्सेप्टेबल डिफरेंस। और इसके बाद आगे आएगा, अगर आपका डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो फिर आप क्या करें, उसको इन्वेस्टिगेट भी करें। ठीक है, ले जी हमने ओवरऑल इस चैप्टर में क्या पढ़ लिया, हमने देख लिया। चले आए जी, हम पढ़ने लगे हैं। ले जी यूज ऑफ एनालिटिकल, डिटरमिन सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी को कैसे डिटरमिन करता है, आए जी पढ़ते हैं। Auditor shall assess whether the analytical procedure efficiently or effectively detect the material misstatement. क्या इस assertion के लिए ये ठीक है या नहीं। Substantive analytical procedure are generally suitable when relationship are plausible and predictable. जब रिलेशनशिप आपस में कोई उनका कोई तुक बनता हो या प्रिडिक्टेबल, ये दो लफ्ज याद रखेंगे, ये आपका हो गया। तो कब करते हैं, जब रिलेशनशिप प्लॉजिबल हो और प्रिडिक्टेबल हो। जैसे रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स रेवेन्यू एंड सेलिंग आर प्लॉजिबल, यस, सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगा तो सेलिंग एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अनसूटेबल है, प्लॉजिबल नहीं है। जैसे अब पहले उसने बता दिया कब प्लॉजिबल है, जैसे जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ेंगे सैलरी एक्सपेंस बढ़ जाएगा भाई, रिलेशनशिप आ गया। सेल बढ़ेंगी तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, सेलिंग कमीशन बढ़ेगा, ठीक है। तो यस यहां पे कहा जा सकता है, ठीक है। एक मिनट रोकिए जी। प्रोसीजर जो है वो सूटेबल तो पता चल गया, अब हमें क्या है अनसूटेबल प्रोसीजर। जैसे रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स रेवेन्यू एडमिन एक्सपेंसेस, अब इनके दरमियान अगर हमारे पास सेल्स रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन मौजूद है, हम उससे एडमिन एक्सपेंसेस तो नहीं वो कर सकते ना, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसी तरह से आपके पास अगर सेल्स है और कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो आप जीपी रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जीपी रेशियो है तो आप सेल नहीं निकाल सकते। कंपैरिजन ऑफ जीपी रेशियो टू वेरीफाई सेल अच्छी बात नहीं, क्यों, क्योंकि भाई कॉस्ट ऑफ सेल और सेल से मिलकर जीपी रेशियो बनी है। जीपी रेशियो एक सब फिगर है, ठीक है, जो इनसे मिलकर बनी। आप जीपी रेशियो से सेल कैसे वेरीफाई कर दें, वो तो भाई अगर सेल गलत है तो जीपी रेशियो गलत होगी, लेकिन सेल से जीपी रेशियो की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हमें समझ आ गई कि डाटा कब सूटेबल होता है कब नहीं होता। तो हमने कहा कि कुछ असर्शन के लिए सूटेबल होता है, कुछ असर्शन के लिए नहीं। यूजुअली मैं दोबारा से कह रहा हूं कंप्लीटनेस, ठीक है, और एक्यूरेसी के लिए जो है ये वाला ठीक होता है। चले पहला आ गया अभी सूटेबिलिटी, दूसरा आ गया एलिजिबिलिटी, ठीक है, कि रिलायबिलिटी, एलिजिबिलिटी नहीं रिलायबिलिटी। क्या जो हम डाटा अब हमें पता चल गया इस असर्शन के लिए, यानी हमने सेल्स की कंप्लीटनेस कह लें, मार्केटिंग एक्सपेंसेस की कंप्लीटनेस कह लें, डेप्रिसिएशन एक्यूरेट रिकॉर्ड हुई है या नहीं, उसके लिए तो हमने देख लिया जी, हमने इधर ये लगाना है एनालिटिकल प्रोसीजर। अब हमें जो डाटा दिया गया है अगर वो गलत हुआ तो हमारी असर्शन सही वेरीफाई नहीं होगी। तो इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा फ्रॉम विच ऑडिटर ने कोई एक्सपेक्टेशन डेवलप करनी है। क्लियर हो गया। लें जी अब जरा जब हम इसको देखते हैं तो रोक ले जी जी। तो इवैल्यूएट जो है द रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा, ठीक है। जरा देख, रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन सोर्स। अगर सोर्स तगड़ा है, थर्ड पार्टी है, तो डाटा रिलायबल होगा, और इंटरनल है तो इतना तगड़ा नहीं होगा। अगर इंफॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल्स अच्छे हैं, ठीक है, तो वो डाटा अच्छा होगा। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल अच्छे नहीं है, जहां से आ रही है वहां पे कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है, कंट्रोल से मुराद
कोई साइन नहीं करता, कोई उसको वेरीफाई नहीं करता, कोई उसको अप्रूव नहीं करता, तो फिर वो डाटा अच्छा नहीं है। इसी तरह से नेचर और रेलिवेंस, ठीक है। कुछ डाटा जो है, जैसे जो है हम एक्चुअल इंफॉर्मेशन को यूज करें, बजटेड को ना करें, क्योंकि इसी तरह से हम अगर डेप्रिसिएशन को वेरीफाई करने लगे हैं तो हमारा जो है वो डाटा कौन से वाला होना चाहिए, ठीक है, वो फिक्स एसेट होना चाहिए। हम इंटेंजिबल एसेट के लिए नहीं कर सकते। और इमोर्टाइजेशन के लिए जो रेलिवेंट डाटा है वो जनाब कौन से वाला, नॉन करंट एसेट वाला है। ठीक हो गया, हमें ये वाली बात समझ आ गई, ठीक है। अब बजट भी यूज हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा एक्चुअल डाटा करें, बजट ना करें, बजट भी यूज हो सकता है। लेकिन बजट क्या है कि जनाब पहले भी हर दफा 10% इंक्रीज आता है सेल में, इस दफा भी उन्होंने 10% दिखाया हुआ है। लेकिन अगर उन्होंने अनरियलिस्टिक टारगेट दिखा दिया, जैसे बजट है और वो कह रहे हैं जनाब हमारा कोई 80% का इंक्रीज होगा, नहीं भाई, ये जो है अनरियलिस्टिक चैलेंजिंग टारगेट है, ये वाला मैं नहीं लेता। ये तो अजीब सी बात आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डाटा भी नेचर और रेलिवेंस। फिर कौन से वाला, कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक अगर जो है डाटा दूसरे के साथ कंपेयर हो सके वो अच्छा है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल ले ले, मैं पीएसओ का ऑडिट कर रहा हूं और मैं शेल के साथ कंपेयर कर सकता हूं। पीएसओ का एक पेट्रोल पंप जो या फिलिंग स्टेशन बरकत मार्केट में है, शेल का भी बरकत मार्केट में है, दूसरों में कंपैरिजन हो सकता है। लेकिन पीएसओ वाले अगर सिर्फ पेट्रोल सेल करते हैं और जो शेल वाले हैं वो पेट्रोल भी सेल करते हैं, कार वाश भी करते हैं, और वहां पे टक शॉप भी है, पंक्चर शॉप भी है, अब बताएं दोनों के रेवेन्यू का कंपैरिजन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यस, कंपेरेबिलिटी भी जरूरी है, चाहे वो क्या हो। ब्रॉड इंडस्ट्री का डाटा जो है वो डाटा माइट नॉट सूट कंपनी सेलिंग कौन से वाली, सिंगल प्रोडक्ट। अब शेल वाली क्या है, ब्रॉड इंडस्ट्री है, वो ना सिर्फ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचते हैं बल्कि वो मोबाइल ऑयल भी बेचते हैं, वो कार वाश भी करते हैं, वो टैक शॉप भी है उनकी वहां पे, जिसको कैंटीन शॉप या इस तरह का कहते हैं, और जनाब वो पंचर भी लगाते हैं। तो अब जो पीएसओ वाले सिर्फ पेट्रोल बेच रहे हैं तो इनका आपस में कंपैरिजन नहीं होगा। हाँ, जो है पीएसओ वाले भी ये सारे काम करते हैं, शेल वाले भी यही काम करते हैं, तो हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। ले जी, रैली जो है रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा कब होगा, जब सोर्स अच्छा हो, कंट्रोल हो इंफॉर्मेशन पे, नेचर और रेलिवेंस भी हो, इंफॉर्मेशन की नेचर ऐसी है कि वो रेलिवेंट है, फिर हो सकता है, और डाटा की कंपेरेबिलिटी भी है, तो ये हम रिलायबल डाटा है, यस, इस पे हम जो है ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। फिर कौन से वाला, डेवलप्ड प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन। अब हमारे पास डाटा आ गया, अब हम सोचेंगे जनाब डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो डेप्रिसिएशन के हम एक्चुअल फिगर को देख ही नहीं रहे। हमने कहा अच्छा सारे हमने एसेट लिए, ठीक है, एसेट लिए, ठीक है, उनको हमने एसेट लेनी है और एसेट को जितना हो सके सेग्रीगेट करें। जैसे आपके पास एसेट आ गए, बाइक आ गई, ठीक है, अब बाइक है तो उसको सेग्रीगेट कर दें। कौन से वाले, जैसे 1 to 5 को लहदा कर लें, CD को लहदा कर लें। इसी तरह से कोई एसेट है कौन से वाला, गाड़ियां हैं तो XLI GLI को लहदा कर लें, छोटी जो है कल्टस को लहदा कर लें, वैगनार को लहदा कर लें, बड़ी गाड़ियां जो SUV हैं उनको लहदा कर लें, जितना डिसएग्री कर सकते हैं करें। फिर उसके बाद अब मैं आ गया जनाब, जितनी वैगनार हैं समझ लें उन सब की 10 मिलियन वैल्यू है, ऐसे कह रहा हूँ, ठीक है, 10 मिलियन। अब मल्टीप्लाइड बाई 10% से उन पे वो है, इनमें से लेस कर दूंगा जो इस दफ़ा बिकी हैं, प्लस कर दूंगा जो, इससे मेरे पास जो फिगर आएगी वो मेरी प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन होगी। ये वाली बात समझ है? चलिए आप पढ़ते हैं प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन। लें जी, प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन, ऑडिटर शैल डेवलप प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा, जो भी मेरे पास अवेलेबल था। डिग्री टू विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेट, अगर मेरी इंफॉर्मेशन को डिसएग्रीगेट यानी जो है जैसे मेरे पास बाटा की एग्जांपल ले लें, तो जो मेल के शूज बनाती है वो मशीन अलहदा कर लें, जो फीमेल के बनाती है अलहदा कर लें, जो बच्चों में से बॉयज की बनाती है अलहदा कर लें, जो बच्चों में से गर्ल्स की बनाती है अलहदा, जो बेल्ट कलानी मशीन उनको अलहदा कर लें। डिसएग्रीगेट, स्प्लिटिंग द सेल बाय प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, अलहदा अलहदा कर लें, ठीक है, डिफरेंट कर दें। इसी तरह से अगर आप जो है करने लगे हैं एम्प्लॉइज की सैलरी, तो जो मैनेजर है उनको अलहदा कर लें, जो वर्कर है उनको अलहदा कर लें, सुपरवाइजर को अलहदा कर लें, डिसएग्रीगेट। तो फिर एक्यूरेसी विद द अमाउंट कैन बी प्रेडिक्टेड,
ठीक है। तो ये इन चीजों पे बेस करती है। अब मैं एक एक बात बताता हूं आपको। ऑडिटर प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन वो करता है, बेस क्या होंगी भाई, अगर डाटा अवेलेबल है तो प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन डेवलप हो सकती है, वरना नहीं। और अगर इंफॉर्मेशन को डिसएग्रीगेट किया जा सकता है तो प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन डेवलप की जा सकती है। और जो है अगर अमाउंट प्रेडिक्ट की जा सकती है, जैसे मुझे पता है एसेट मल्टीप्लाइड में डेप्रिसिएशन करूंगा तो मेरी निकल आएगा, मुझे मतलब कुछ ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं, मेरे पास वो इंफॉर्मेशन प्रिसाइज प्रेडिक्टेबल आ सकती है। लें जी, तो इसका मतलब प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन डेवलप करें, वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है, हमें पता चली। उसके बाद डिटरमिन द एक्सेप्टेबल डिफरेंस विदाउट फर्दर कौन से वाली इन्वेस्टिगेशन। हम अब देख लें कि जनाब डिटरमिन एक्सेप्टेबल जो है डिफरेंस विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कि जनाब मेरी अब 10 लाख आ रही है, मैं कह रहा हूँ 10,20,000 हो जाए या 9,80,000 हो जाए, मैं कबूल कर लूंगा। ऑडिटर शैल सेट थ्रेशोल्ड बेस्ड ऑन मटेरियलिटी, डिफरेंसेस बिलो द थ्रेशोल्ड में नॉट रिक्वायर फर्दर। तो मैं कहता हूं अगर इसके दरमियान में मुझे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं। फिर वो कहता है कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी है। फिर वो कहता है जनाब कैसे जो है ये परफॉर्म करता है, सेल्स है तो यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, इस तरह डेप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन रेट और जितना बैलेंस है, इस तरह सेल एक्सपेंस, इस तरह कमीशन एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, जितने मंथ हमने वो चीज ऑक्युपाइड की मल्टीप्लाइड बाय मंथली रेंट एंड सो ऑन, ये डाटा है। फिर आगे कहता है कैन सब जो है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर एलान प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोव, इंपॉर्टेंट बात है। वो कहते हैं जनरली जो है एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म इन कॉम्बिनेशन विद अदर टेस्ट ऑफ डिटेल। आपको पता है कि सब एनालिटिकल प्रोसीजर एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल। हाउ एनालिटिकल प्रोसीजर एलान कैन प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोव इफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो है, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो है तो बस काफी है एनालिटिकल प्रोसीजर प्रोवाइड एक्यूरेट एंड प्रेडिक्टेबल अमाउंट। तो यस, यूजुअली तो हम इसके एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके कोरोबोरेटिव एविडेंस टेस्ट ऑफ डिटेल से लेते हैं, लेकिन अगर रिस्क लो है और इनकी एग्जैक्ट जैसे एसेट मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएबल कौन से वाला रेट, तो यस हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे सेल है वो किसी कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देते हैं, कभी किसको, अब हम पर यूनिट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके सेल नहीं निकाल सकते। यस, तो इसके बाद कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन है। उसके बाद कौन से इन्वेस्टिगेटिंग द इनकंसिस्टेंसी और फ्लक्चुएशन इन, जनाब उनसे पूछना भी तो है ना। नंबर 1 देखें कि प्रोसीजर परफॉर्म हो सकते हैं या नहीं, हमने वो सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमने दिया 10 लाख था, 10,20,000 और 9,80,000 हम मान लेंगे, लेकिन वो निकला 6.5 लाख या वो निकला 15 लाख। अब उनसे कह रहे हैं इफ द एनालिटिकल प्रोसीजर शोज significant differences are inconsistent relationship, auditor should inquire the management to obtain the explanation of this। हाँ भाई, मेरे मुताबिक 10 लाख आना चाहिए, आपका 16 लाख आ रहा है, क्यों? इवेल्युएट द मैनेजमेंट रिस्पांस, मैनेजमेंट ने कहा भाईजान आपने जो है जॉइनर और लीवर का फैक्टर नहीं लिया, वो ले तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ओके, उनके रिस्पांस को देखें। इफ द मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन इज नॉट एडिक्वेट, तो रिस्क बढ़ जाएगा। अब आपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। अब आपने ये नहीं कहना कि ये गलत है, आपको गलती तो मिली नहीं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करें और सही वाली मिस स्टेटमेंट निकालें दोबारा। अब ये तो कह सकते हैं मेरी फिगर उसकी फिगर मिलती नहीं, अब कौन सी वाली कॉन्सेप्ट वाली ठीक है, कौन सी वाली गलत है, तो बेस पे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर या टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करें। आखिरी बात, ठीक है, यूज इन फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन। आपको पता है ना, एक तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पे परफॉर्म करते हैं, वो तो हमें पता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, और जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी और रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट फाइंड करने के लिए करते हैं। फिर हमने डिटेल से पढ़े कि एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर इसको कैसे यूज करते हैं। अब हम पढ़ने लेंगे आखिरी वाला, एनालिटिकल प्रोसीजर आर परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द ऑडिट, ओके, टू कोरोबोरेट द कंक्लूजन रीचिंग आउट द ऑडिट ऑफ द इंडिविजुअल। जो हमने छोटी छोटी चीजों को करके यहां तक पहुंचने हैं, तो उसको हम अपने जो हमारे जहन में मौजूद था उसके साथ टू असिस्ट द ऑडिटर इन फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन इनकंसिस्टेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑडिटर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। नंबर 1, जो आपको छोटे छोटे आपने वो किए उन सबको मिला रहे हैं, तो आप कह रहे हैं यस फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। या फिर आपकी कोई ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग थी पहले एंटिटी के बारे में, और जो अब कौन कंक्लूजन निकला वो दोनों अगर एक जैसे हैं, तो आप कहेंगे ये भी एक एनालिटिकल प्रोसीजर है। ठीक है, लें जी, अगर आपको कोई ऐसा, ये 4 हो गए, इफ द एनालिटिकल प्रोसीजर आइडेंटिफाई द प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, आपको नई बात सामने आई जिससे रिस्क बढ़ गया, ऑडिटर शैल रिवाइज हिज रिस्क असेसमेंट एंड ऑडिट प्रोसीजर प्लान फॉर द ऑडिट। तो जैसे हमने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए, कोई ऐसा रिस्क एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए, कोई ऐसा रिस्क, नया रिस्क पता चला कि मैनेजमेंट हमें घोस्ट इंप्लाई पता चले,
तो अब इसका मतलब है मैनेजमेंट 2 नंबर है, तो इसका मतलब रिस्क भी बढ़ गया और ऑडिट प्रोसीजर भी बढ़ गए। लेकिन जी ये हमारा टोटल चैप्टर था जो कि हमने आराम से आज कवर कर लिया, कोई इतना नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। हम सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा ये 3 जगह पे होता है, उसमें दूसरी जगह सब्सटेंटिव प्रोसीजर को गौर से पढ़ा, फिर हमने पढ़ा अगर कोई डिफरेंस आ जाए तो उसको इन्वेस्टिगेट करना है, उसमें क्या करना है, और आखिर पे हमने पढ़ा ओवरऑल कंक्लूजन के लिए हम इसको किस तरह से जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट को ओवरऑल कंक्लूजन और फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग के ओवरऑल कंक्लूजन के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो यस ये आसान सा चैप्टर था, फिंगर टिप्स पे आ सकता है। लें जी तब अगले चैप्टर के लिए हम अगले लेक्चर के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।